हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बिजनेस मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, आपके रेगुलर के क्वेश्चन पेपर को और पास्ट के जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना, उनको एनालाइज करके मैं ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप इस वीडियो को अगर करके जाओगे ना, मैं ऐसे क्लेम कर रही हूँ कि अबाउट 60 to 70% ऑफ योर सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यही सारे क्वेश्चन को ढंग से समझ के अच्छे से करके चले जाते हो, इनके पीछे का लॉजिक समझ लेते हो, तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ सेल्स पर्सन हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ड्यूरिंग अ 3 week ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ इन रेस्पेक्ट ऑफ आइटम PQR। ठीक है, शी अर्न अ सेल कमीशन एट अ रेट ऑफ 2%, 2.5% एंड 1% रेस्पेक्टिवली। द डिटेल ऑफ सेल एंड कमीशन आर गिवन बिलो। देखो, फर्स्ट वीक के अंदर जो प्रोडक्ट पी था उसका 400 सेल हुई, क्यू का 200, आर की 200 और टोटल कमीशन जो उसे रिसीव हुआ वो 27,000 हुआ। ऐसी सेकेंड वीक और थर्ड वीक की डिटेल दे रखी है। फिर हमसे बोला है कि यूजिंग अ मैट्रिक्स डिटरमाइन सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ आइटम PQR। PQR का क्या सेलिंग प्राइस होगा वो हमें पता करना है। फिर उसमें पूछा है कि टोटल कमीशन कितना रिसीव होगा सेल्स पर्सन को अगर फोर्थ वीक में भी सेल ऐड कर दी जाए। अभी तक सिर्फ 3 वीक की दी है, 1 वीक और ऐड कर दिया जाए तो टोटल जो आपका कमीशन रिसीव किया जाएगा वो कितना होगा। तो मैंने इसको क्रेमर्स रूल से सॉल्व किया है। आप इसको इन्वर्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड कि आप किससे करना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, कमीशन हमें दे रखा था 2%, 2.5% एंड 1%। अब जो फर्स्ट वीक की सेल थी वो ये थी आपकी, सेकेंड वीक की ये थी, थर्ड वीक की ये थी। अब हमने लेट किया कि जो सेलिंग प्राइस है एक्स, प्रोडक्ट पी का वो हमारा एक्स है, प्रोडक्ट क्यू का वाई है और प्रोडक्ट आर का आपका जेड है। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट वीक की इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट वीक की इक्वेशन क्या बनेगी कि 400 यूनिट हमने एक्स की बेची जिसपे हमें 0.02 का कमीशन मिला। 2% है ना, जो 2% को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.02। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 200 यूनिट जो थी वो वाई की बेची और उस पर हमें कमीशन कितना मिला 0.025 का। एंड सिमिलरली हमारी 200 यूनिट थी जेड की जिसपे हमें कमीशन मिला हमें 0.01 का, और ये टोटल कमीशन कितना है 27,000। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना इक्वेशन को, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8x आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आएगा, इसकी करेंगे तो 2z। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब सेकेंड इक्वेशन हम ऐसे ही बनाएंगे। देखो, यहाँ पे टेबल दे रखी है ना, तो हम सेकेंड इक्वेशन क्या बनाएंगे, 500 यूनिट ऑफ x जिसपे हमें 2% कमीशन मिला 0.02 प्लस 400 यूनिट ऑफ y जिसपे हमें कितना कमीशन मिला 0.025 प्लस 700 यूनिट ऑफ z जिसपे हमें कमीशन मिला 0.01, दैट इज इक्वल्स टू 45,000। और जब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी और सिंप्लीफाई होकर हमारी ये इक्वेशन आएगी। सिमिलरली हम थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। अब इन इक्वेशन पे ध्यान दो, इन इक्वेशन को हमने बन गई। अब हम क्या बनाएंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे। क्योंकि मैं जो हूँ मैं क्रेमर्स टूल का यूज़ कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ए निकालूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं D1 निकालूंगी, D2 निकालूंगी और D3 निकालूंगी। देखो, मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन तो यहाँ पे करके नहीं बता सकती हूँ। मैं होप कर रही हूँ कि आपने ना थोड़े कॉन्सेप्ट इसके पढ़े हुए हैं, प्लेलिस्ट से जाके पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़े हैं तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहे हैं चाहे सिर्फ वही पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे कराऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपनी मैट्रिसेस बनाएंगे। तो दैट इज 8, 5, 2, 10, 10, 7, 8, 15 एंड 4। अब हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये रो को हाइड करेंगे, 10 इंटू 4 इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखो, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको दिखाया भी है। तो आपकी ये मैट्रिसेस थी, मैट्रिसेस है, दैट इज हमारी मैट्रिसेस थी। अब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो 8, ये रो और ये वाला कॉलम हाइड करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 10 इंटू 4 माइनस करेंगे 7 इंटू 15। ठीक है, सिमिलरली अब ये प्लस का साइन था, यहाँ पे इस पे माइनस का साइन आएगा तो हम माइनस लगाएंगे -5। और अब इस रो इस कॉलम को हाइड करके 10 इंटू 4 करेंगे, 10 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 8। ठीक है, और फिर यहाँ फिर से प्लस का साइन आएगा, ऐसे चलते हैं ना, प्लस माइनस प्लस। फिर यहाँ पे फिर से 2 और ब्रैकेट में इस तरीके से आपका सॉल्यूशन होगा। मैंने यहाँ पे पूरा करके दिखाया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास डिटरमिनेंट निकल के आएगा -300। ठीक है,
फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें D1 निकालना है। D1 कैसे निकाल देते हैं? D1 निकालने के लिए हम ये वाली जो मैट्रिसेस है, इसका जो ये फर्स्ट वाला कॉलम है, इसको रिप्लेस कर देंगे हमारी जो लास्ट वाली वैल्यूज थी। लास्ट वैल्यू मतलब इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड पे जितनी वैल्यूज थी उनसे रिप्लेस कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे करी है। ठीक है, अब हम इसका फिर से डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। कैसे? इसको हाइड करके इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 15, फिर यहाँ पे -5। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको हाइड करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। इस तरीके से आप जो है सेकंड डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली आप D2 कैलकुलेट करेंगे और D3 कैलकुलेट करेंगे। लास्ट में आपको क्या करना है, आंसर लाने के लिए आपको अगर x का आंसर चाहिए तो आप D1 अपॉन D करेंगे। हमारा D1 क्या आया था, डिटर्मिनेंट D1 दैट इज -495,000 और डिवाइड बाय हमारा जो ऊपर डिटरमिनेंट आ रखा था -300। तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। y की वैल्यू आएगी आपकी 2640 और z की वैल्यू आपकी आ जाएगी 300। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जो है यूनिट प्रोडक्ट x y और z का PQR का वो आपका ये। तो देखो हमारा जो सेकंड पार्ट था जिसमें हमें 4th वीक का कमीशन निकालना था और हमारी यूनिट्स ये दे रखी थी। अगर मैं इनकी इक्वेशन बनाऊं तो मेरी कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, कमीशन हमारा 0.02%। ठीक है, 670 यूनिट x और ये y और z, लेकिन अब हमें x y और z की वैल्यू पता है तो हम डायरेक्टली x और y की x y और z की वैल्यू को पुट कर देंगे इस तरीके से, और डायरेक्टली यहाँ पे हम कमीशन टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Now we have the next question कि OTT service operator has a subscriber base of 2000 subscriber from each of whom he charges 300 per annum per month। ठीक है, हर महीने के 300 रुपये चार्ज करता है और टोटल जो सब्सक्राइबर हैं वो 2000 है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज हिज सब्सक्राइबर बेस ही प्रपोज टू डिक्रीज द रेट मंथली सब्सक्रिप्शन। अब उसने सोचा कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैं जो अपना ये 300 रुपये का रेट है ये कम कर देता हूँ। तो अगर वो 1 रुपया कम करता है तो उससे 10 OTT सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि कितने सर्विस चार्जेस वो डिक्रीज करे और कितने न्यू नंबर ऑफ सब्सक्राइबर उसे मिलेंगे अगर उसे अपना टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है। तो मतलब प्राइस क्या रखे और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने होंगे जहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा होगा। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग न्यू रेवेन्यू भी हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि x अमाउंट जो है सब्सक्रिप्शन चार्जेस उसने कम करें। ठीक है, तो हमारा न्यू चार्जेस कितना हो जाएगा, 300 हमारे अभी है, x उसने कम करें तो इसका मतलब न्यू जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो 300 माइनस x हो जाएंगे। फिर हमें पता है कि जो न्यू सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं दैट इज 10x, मतलब एक जो भी 1 रुपया कम हो रहा है उसके 10 गुना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं कि अगर आप 1 रुपया कम करोगे तो 10 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो दैट इज 10x। तो अब हमारे न्यू सब्सक्राइबर अगर मैं देखूँ तो कितने हो जाएंगे, 2000 प्लस 10x। इतना समझ आया? ठीक है, अब रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी है ना। प्राइस कितना है हमारा 300 माइनस x, क्वांटिटी कितनी है 2000 प्लस 2x। तो अब हम रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे इनकी मल्टीप्लाई करके। अब ये जो इक्वेशन आई है इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, 300 मल्टीप्लाई 2000। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर प्लस 3000x माइनस 2000x माइनस 10x स्क्वायर। अब इनको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 1000 आ जाएगा और ये 10x स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा हो गया रेवेन्यू। अब रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें dx dr अपॉन dx निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमारी ये जो इक्वेशन है इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू कितना आ रहा है। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1000 माइनस 20x। ठीक है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है और ये x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ये सिंपल यही बचेगा और ये क्या होगा, पावर इनटू में आएगी, एक लेस हो जाएगी। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये वाली जो अब हमारी वैल्यू आई है अब हम इसे इक्वल्स टू 0 रखेंगे। क्यों, ताकि हम कैलकुलेट कर सके कि x की वैल्यू क्या है। जब हम इसे इक्वल्स टू 0 रखेंगे ना तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी x इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब हमें ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगा के ये भी देखना पड़ेगा, मगर एक बार और डिफरेंशिएशन करके ये देखना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम ही है रेवेन्यू या मिनिमम तो नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा डेरिवेशन आया था इसका हम डबल डेरिवेशन करेंगे, डी आर स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये करेंगे। अब इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा -20। और मैंने आपको पढ़ाया कि अगर माइनस में आ रहा होता है ना, लेस देन 0 आ रहा होता है, तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 50, यहाँ पे हमारा रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है।
ठीक है। अब हमने इतना कर लिया, अब हमें निकालना है कि हमारा रेवेन्यू कितना होगा। तो हमारा सब्सक्रिप्शन चार्जेस हमें 50 रुपये से घटाने हैं, तो मतलब सब्सक्रिप्शन चार्जेस हमारे 250 हो जाएंगे। और हमारे सब्सक्राइबर कितने बढ़ेंगे, हमारी इक्वेशन क्या थी 2000 प्लस 10x, यही थी। x की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे 50, तो हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे 2500। अब रेवेन्यू निकालने के लिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। तो मंथली रेवेन्यू निकालने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है कि फर्म की जो एनुअल डिमांड है फॉर अ प्रोडक्ट इट 10,000 यूनिट। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करने की जो कॉस्ट है वो 200 है, एंड होल्डिंग कॉस्ट जो है पर एनम साल की वो 5 रुपये है। अब हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हमने सारा डेटा लिख लिया कि हमारी एनुअल डिमांड ये है। CO जो होगी हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम होगी, और CH हमारी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर है, ठीक है। अब Q हमें निकालना है। Q क्या है कि कितना एक बार में हम ऑर्डर करें, कितने अमाउंट ऑफ क्वांटिटी हम एक बार में ऑर्डर करें, दैट इज Q। तो हमारी जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होती है ना, उसके अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट आती है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होती है, जो हमारी टोटल डिमांड है डिवाइड बाय Q मतलब एक बार में हम कितने ऑर्डर कर रहे हैं, इनटू पर ऑर्डर कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 10,000 हमारी टोटल डिमांड होने वाली है, और एक बार में हम कितने ऑर्डर करेंगे, कितनी क्वांटिटी करेंगे वो हमें निकालना है, इनटू हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है। तो इससे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, जो हमारी टोटल एक बार में हम ऑर्डर कर रहे हैं डिवाइड बाय 2 मतलब एवरेज इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर एनम। तो Q/2 इंटू 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5Q/2, ठीक है। अब हमारी दोनों कॉस्ट आ गई हैं। अब कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये जो टोटल कॉस्ट है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो टोटल कॉस्ट क्या थी हमारी, इसको डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे TC/DQ, ठीक है। पहले इसकी मैं वैल्यू लिख लेती हूँ, दैट इज टोटल कॉस्ट Q इज इक्वल्स टू दिस अपॉन Q प्लस 5Q/2। अब जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगी तो आपको पता है कि ये वाली चीज़ ये वैल्यू ऊपर जाएगी, माइनस Q -1 हो जाएगा, पावर इनटू में आएगी, तो मतलब माइनस दिस और एक लेस हो जाएगी, तो यहाँ पे पावर मेरी 2 हो जाएगी अपॉन Q2, ठीक है। आई होप आपने बेसिक डिफ्रेंशिएशन पढ़ रखा है। और जब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी 5Q/2, तो 5/2 ये तो कॉन्स्टेंट ही अलग हो जाएगा, और Q का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू Q 1 ही होगा, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको अगर मैं इक्वल्स टू 0 रखूँ, दिस Q² प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये इधर जाएगा, मतलब -5/2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस दिस अपॉन Q2, ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैंसिल करके पूरा 8 लाख, लेकिन Q² में। अब हम 8 इसको क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, और स्क्वायर रूट निकालते हुए आपको अप्रॉक्स ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये हमारा क्या है Q की वैल्यू, मतलब एक बार में हम कितनी यूनिट ऑर्डर करेंगे। अब यूनिट हम पॉइंट में तो कर नहीं सकते, तो हम इसे राउंड ऑफ करके लिख देंगे, और राउंड ऑफ करके हमारी ये वैल्यू आएगी। तो मिनिमम टोटल कॉस्ट हमारी क्या हो गई, हमारी जो ऊपर इक्वेशन बनी थी ना टोटल कॉस्ट की, उसमें हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं आपसे होप कर रही हूँ कि आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकलता है, क्या होता है, ठीक है, वो आप ऑलरेडी पढ़कर आए हो। क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं यहाँ आपको नहीं समझा रही हूँ, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ। अगर मैं कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगी तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं उस प्लेलिस्ट का, और उसके लिए तो फिर 3-4 घंटे मुझे चाहिए होंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है ना कि कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है या कुछ मिस हो रहा है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ कि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। और अगर लग रहा है कि मैम बहुत ज़्यादा फास्ट करा रही है, तो देखो ये PDF आपको मिल जाएगी, आप ले लेना और आप इसे आराम से पढ़ लेना। सॉल्यूशन बहुत डिटेल में मैंने इस PDF में करा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोनोपोलिस्ट हैज़ द फॉलोइंग डिमांड एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन। हमें डिमांड फंक्शन और एवरेज कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। हमसे पूछा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब प्राइस जो है 30 है, और आउटपुट ऑफ प्राइस बताओ जहाँ पे मोनोपोलिस्टिक मैक्सिमाइज कर सकता है अपना प्रॉफिट। तो देखो सबसे पहले ये जो हमारा फंक्शन है ये P की वैल्यू में है, हमें इसे X की वैल्यू में निकालना पड़ेगा, तभी हमारा ये डिमांड फंक्शन होगा। तो हम सबसे पहले तो इसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, P इज इक्वल्स टू 50 माइनस x/3 है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, दैट इज 150 माइनस x/3 इज इक्वल्स टू P हो जाएगा।
अब 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3p इज इक्वल टू 150 माइनस एक्स हो जाएगा। और अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 150 माइनस 3p। अब ये हमारा डिमांड फंक्शन बन गया है x की टर्म में, क्योंकि इलास्टिसिटी के लिए हमें x की टर्म में ही चाहिए होता है। अब हमारे इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, पहले तो आप वो देखो। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है dx अपॉन डी इंटू पी अपॉन एक्स। तो p अपॉन एक्स, p तो हमें दे रखा है 30 दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन हमें x नहीं दे रखा, तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा। फिर हमें dx अपॉन डी, ये कैसे करके आएगा, ये डिफ्रेंशिएट करके आएगा, ये निकालना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास जो हमारी जो इक्वेशन अभी ये आई है, इसके अंदर 150 माइनस 3p। अब p की वैल्यू की जगह मैं रख सकती हूँ 30, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो 3 इंटू 30, ये मेरा आ जाएगा 90। सो 150 माइनस 90 इज इक्वल टू 60, मतलब x की वैल्यू हमारी आ गई। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई नीड टू कैलकुलेट इज dx अपॉन डी। ठीक है, मेरा जो फंक्शन था, मेरा ये जो फंक्शन है इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी। सो dx अपॉन डी। देखो मैंने इसे x के टर्म में क्यों निकाला, क्योंकि मुझे dx अपॉन डी चाहिए, और डी का मतलब क्या है कि मुझे p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो मेरा फंक्शन p के वैल्यूज में होना चाहिए, ना कि x की। जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे 3 बचेगा बस। ठीक है, 150 कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 ही होता है। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है। अब हम डायरेक्टली इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। -3 इंटू 30 अपॉन 60, तो ये हमारा कट के हो जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा -1.5। ठीक है, ये हो गई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा हमसे पूछा है कि हमें आउटपुट और प्राइस बताना है जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि हमारा रिवेन्यू कितना है और कॉस्ट कितना है, क्योंकि रिवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे हमें p दे रखा है और x दे रखा है, प्राइस और क्वांटिटी दे रखी है। उन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम रेवेन्यू निकाल सकते हैं, और एवरेज कॉस्ट की हेल्प से हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, एंड देन रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके हम प्रॉफिट लेकर आएंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। देखो कैसे करेंगे। हमारा टोटल रेवेन्यू कितना होगा, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। हमारा प्राइस कितना है 50 माइनस x/3। ठीक है, और हमारी क्वांटिटी कितनी है x। तो अब जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x माइनस x²/3 ये आ जाएगा हमारा। इतना समझ आया। ठीक है, अब हमारा जो रेवेन्यू है ये हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया। अब दो चीज़ है, या तो आप ये करो कि MR इज इक्वल टू MC, क्योंकि जहाँ पे MR इज इक्वल टू MC होता है वहाँ पे हमारा रेवेन्यू मैक्सिमाइज होता है। एक तो ये अप्रोच है कि मैं इसका टोटल रेवेन्यू का मार्जिनल रेवेन्यू निकालूंगी डिफ्रेंशिएट करके, और टोटल कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट निकालूंगी, और दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दूंगी। दूसरा तरीका ये है कि आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करो, फिर आपकी जो इक्वेशन आएगी वो प्रॉफिट की आएगी, फिर उस प्रॉफिट की इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करो। ठीक है, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ये भी चेक करो कि ये प्रॉफिट मैक्सिमम है या मिनिमम है। मैं जो है वो पहले वाले अप्रोच से जा रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे टोटल रेवेन्यू निकाल लिया। टोटल रेवेन्यू को अब मैं डिफरेंशिएट करके मार्जिनल रेवेन्यू निकालूंगी। मेरी टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन ये थी x²/3। अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगी DTR अपॉन DX, यहाँ मेरा डिफरेंशिएट होके 50 आएगा, माइनस पावर इनटू में आएगी, एक लेस हो जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा। अब इतना हो गया। अब मैं निकालूंगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, देखो मुझे पता है कि एवरेज कॉस्ट जो होती है ना वो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय x होती है, डिवाइड बाय क्वांटिटी या x, कुछ भी कह लो तुम। ठीक है, अब मुझे एवरेज कॉस्ट दे रखी है। अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है तो मैं ये कर सकती हूँ कि एवरेज कॉस्ट की मल्टीप्लाई मैं x से या फिर ये कह लो क्वांटिटी से कर दूँ, है ना। तो मैंने यही किया है, मैंने यहाँ पे एवरेज कॉस्ट की मल्टीप्लाई x से करी है। 0.5, दिस इज 0.5x प्लस 10 प्लस 400, ये मेरा फंक्शन दे रखा है एवरेज कॉस्ट का। इसकी मल्टीप्लाई मैं x से कर दूंगी, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करूंगी तो इट विल बी 0.5x² प्लस 10x, और यहाँ पे आ जाएगा 400। ठीक है, इतना समझ आया। अब मैं इस वाली इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूंगी मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए। तो जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगी इट विल बी dx। कैसे होगा, 0.5x² प्लस 10x प्लस 400 था। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी तो पावर इनटू में आएगी, एक लेस हो जाएगी, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके सिर्फ 10 बचेगा, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो इट विल बी x प्लस 10। अब मेरी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आ गई है। अब मैं इन्हें रखूंगी इक्वल। तो ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू की मेरी कितनी आई थी 50 माइनस 2x अपॉन 3, और मार्जिनल कॉस्ट आया x प्लस 10। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं इसको इधर लेके जाऊँगी, 50 माइनस 10 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2x/3। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगी इट विल बी, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 40 और यहाँ पे आएगा 3x प्लस 2x अपॉन 3। 3 अब इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, यहाँ पे कर देती हूँ, मैं दूसरे कलर से ले लेती हूँ ताकि आपको पता लगे। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इट विल बी 120 इज इक्वल्स टू 5x। अब मैं यहाँ से इसे कट करूँगी, 5 2 जो 10 और 5 4 जो 20, x इज इक्वल्स टू 24 मेरा आ जाएगा। ठीक है, और क्वांटिटी मेरी आ गई है। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करके मैं प्राइस निकाल लूंगी। सो आई विल गेट 24 क्वांटिटी एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस इज 42। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ लैंड लीज्ड with the plantation shall start yielding a timber and oil at the end of 6th year onwards for a 30 years in all is expected to yield an annual income 1,20,000। कैश प्राइस निकालना है लैंड लीज का अगर मनी वर्थ 6% है। ये ना डिफर्ड एन्यूटी का क्वेश्चन है फ्रॉम द मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस करके जो आपकी यूनिट है। देखो इसमें क्या बोला है कि जो लैंड है वो लीज पे तो ले लिया है, लेकिन वो जो है यील्ड करना शुरू करेगा, मतलब हमें पैसे प्रोवाइड करना शुरू करेगा 6th ईयर के एंड पे। ठीक है, तो आपको पता होगा डिफर्ड एन्यूटी में मैं एक चीज़ एन लेती थी और एक एम लेती थी। एन क्या होता था हमारा नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे यहाँ पे एन की वैल्यू है 30 ईयर्स कि टोटल ईयर्स कितने टाइम तक वो हमें करेगा, और एम क्या होता है, एम मतलब कितने टाइम तक डिले हो गया है। तो देखो 6th ईयर पे वो हमें यील्ड करना शुरू कर रहा है, मतलब 5 साल डिले हुआ है, छठे साल से वो हेल्प मतलब पैसे देना हमें शुरू कर रहा है। तो एम की वैल्यू हो जाएगी 5 ईयर्स। ठीक है, अब हमारा जो इसका फॉर्मूला होता है डिफर्ड एन्यूटी का, वो होता है हमारा ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस 1 आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन प्लस एम अपॉन आई, फिर माइनस। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट तब से स्टार्ट हो गया, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ से खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट शुरू हो रहा है 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर एम अपॉन आई। ठीक है, एम की वैल्यू है 5, एन की वैल्यू है 30। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 35, और यहाँ पे आई जो है हमारा दैट इज रेट, रेट कितना है 0.06। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। देखो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये आपका जो वैल्यू है वो आएगा 1,20,000। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 प्लस 0.06 टू द पावर 35 माइनस 35 अपॉन 0.06। ठीक है, ये हमारा पहला ब्रैकेट आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा माइनस 1 प्लस 0.06 टू द पावर माइनस 5 अपॉन 0.06। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, तो आपके पास अलग अलग दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, जब आप इसको निकालोगे ना, मतलब 1.06 टू दी पावर माइनस 35 को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आएगा, और -5 कैलकुलेट करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इस आप पूरे पार्ट को जब आगे वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो 14.4983 आएगा। आई होप आप मेरे साथ साथ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो वीडियो रोक के करना शुरू कर दो, वरना फिर आपको लगेगा कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब आप कैलकुलेट करोगे ना तभी आपको पता चलेगा। और ये जो पीछे वाला आपका पार्ट था जिसमें पावर -5 थी, उसकी वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी 10.2866, और इसकी मल्टीप्लाई आपको कर देनी है अपने आर से। आर क्या है, जो आपका हर बारी रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो आपकी जब ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा इट विल बी 12,34,392। देखो अप्रॉक्स वैल्यू है, क्योंकि आपकी जो डिजिट है ना थोड़ी बहुत पॉइंट में वेरी कर सकती है, बट लास्ट की 2 डिजिट के अलावा कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द पर्सन इज कंटेम्पलेटिंग इंस्टॉलिंग अ फोटोकॉपी मशीन जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए है और उसकी जो लाइफ है वो 6 ईयर है। फोटोकॉपी जो वो कर सकती है वो 3,000 पेज करती है पर डे, और उसके चार्जेस होते हैं 0.5 पैसा। ठीक है, मतलब इतने पैसे पर पेज। टोनर रिप्लेस होता है हर बार, और कितना रिप्लेस होता है कि 5,000 पेज के बाद 500 रुपये का एक टोनर पड़ता है। जो लोन है उसका रेट है 9%। हमें बताना है कि क्या ये परचेस करना वर्थित रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन से क्वेश्चन है, हमें इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, मतलब ये जो टोटल हमारा रेवेन्यू आ रहा होगा उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें हर बार जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है। देखो हमें पता है कि जो फोटोकॉपी मशीन कितने पेज कर रही है, 3,000 पेज कर रही है पर डे, और डेज कितने हैं 360। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डेली के 1080
000 पेजेस वो कर लेती है, और एक पेज पे रेवेन्यू कितना आ रहा है 0.5 का, तो टोटल हमारा रेवेन्यू कितना हो गया 540,000, मतलब 5,40,000 हमारा जो साल का रेवेन्यू है वो आ रहा है। अब हमें साल की कॉस्ट देखनी है। कॉस्ट कैसे आएगी कि 5,000 पेज के बाद 500 रुपये का हमें टोनर डलवाना पड़ रहा है। टोटल पेज कितने हैं 1080000, ठीक है, डिवाइड बाय 5,000 पेज इंटू 500, ऐसे ही तो होगा ना, हमें पता चलेगा कि कितनी बार हमें टोनर डलवाना है, और एक टोनर की वैल्यू 500 रुपये। तो हमारे पास इससे टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी, दैट इज 1,08,000। जब हम इस रेवेन्यू में से इस कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट इनकम आएगी 4,32,000। ये हमारा हर साल का जो कैश फ्लो है वो आ रहा है। अब इस कैश फ्लो की हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। टाइम पीरियड कितना है हमारा 6 ईयर, क्योंकि मशीन जो है 6 साल तक वर्थित रहेगी। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है R1 - 1 + I to the power n अपॉन I। ये होता है। R क्या होगा, R इज दिस, I क्या होगा रेट, और N क्या होगा 6 ईयर। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे 432,000 1 - 0.06 टू द पावर रेट क्या, सॉरी 9 है, 9 रेट है, -6 अपॉन 0.09। तो आपको ये ब्रैकेट कैलकुलेट करना है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी दिस, ये मतलब टोटल रेवेन्यू जो होगा वो 19,37,909 का होगा, ठीक है। और हमारी कॉस्ट कितनी है इनिशियल 10 लाख। तो इसका मतलब हमें फ़ायदा रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं करके आना कि बस इतना आंसर निकाल के आ जाओ, आपको डिसीजन भी लिख कर आना है। ध्यान रखना, डिसीजन नहीं लिख के आओगे तो आधा एक नंबर वो एग्जामिनर काट सकता है। अब आपने क्या लिखना है डिसीजन में कि मशीन से हमें फ़ायदा हो रहा है तो इसलिए हमें ये मशीन खरीद लेनी चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द लोन ऑफ 50,000 ड्यू 10 ईयर फ्रॉम नाउ इंस्टेड ऑफ पेडिंग ऑफ बाय द 3 पेमेंट। मतलब 10 साल बाद जो लोन है 50,000 का वो ड्यू हो जाएगा। अब पेमेंट जो है वो टुकड़ों में करने की जगह, जैसे अभी पेमेंट करनी है 15,000 की, फिर 4 साल बाद करनी है 10,000 की, और फाइनल पेमेंट 10,000 की एट द एंड ऑफ n ईयर करनी है। n ईयर हमें पता ही नहीं, तो मतलब हमें यही निकालना होगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% कंपाउंड एनुअली है, हमें n फाइंड करना है। देखो ये वो क्वेश्चन है जो इक्वेशन वाला क्वेश्चन मैंने कराया था कि हम क्या करते हैं कि सबको ना एक फोकल लेंथ पे ले आते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या माना है कि प्रेजेंट टाइम जो है वही हमारी फोकल डेट है, ठीक है, ईयर 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो 10 साल बाद का अमाउंट है उसे भी हमें प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट करना होगा। ये जो 10,000 4 साल बाद देने हैं इनका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी और इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमें जो भी पेमेंट कई सारे साल बाद करना है तो हम एक डेट ले लेते हैं और सारी पेमेंट को उसी डेट पे निकालते हैं। अगर मान लो मैं फोकल लेंथ मैंने किया है 0 पे, टाइम 0 पे, बट ज़रूरी नहीं है कि तुम टाइम 0 पे करो, तुम टाइम 4th ईयर पे भी कर सकते हो, ठीक है, 6th ईयर पे भी कर सकते हो। फिर तुम्हें ये करना होगा कि जितना भी अमाउंट है उसकी 6th ईयर पे क्या वैल्यू होगी वो निकालनी पड़ेगी और फिर उसे इक्वल रखना पड़ेगा। मैं क्या कर रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ कि 0 टाइम पे, मतलब मैं सारी वैल्यूज़ की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रही हूँ अभी के टाइम पे और फिर इक्वल रख रही हूँ। तो मेरा जो लोन ये मेरे को 10 साल बाद मिलने वाला था, इसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी। कैसे, वही फॉर्मूला लगा के 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस रेट 0.5 टू द पावर -10, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला लगेगा और मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगी। ये वैल्यू निकल के मेरे पास आएगी 3695.65। अब जो मेरी वैल्यू है, देखो 15,000 की पेमेंट तो अभी करनी है तो इसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 10,000 की पेमेंट 4 साल बाद करनी है तो इसकी भी मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद जो 3 साल बाद मुझे पेमेंट करनी है इसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू की सिर्फ इक्वेशन लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं पता चल रहा, सॉरी गाइस, मुझे ये नहीं पता है इसमें कि n कितना है, 3 साल बाद है 4 साल बाद है, मुझे नहीं पता, मेरे को यही चीज़ निकालनी है। अब मुझे क्या पता है कि मुझे इतने अमाउंट की पेमेंट करनी है, मतलब ये टोटल अमाउंट ऐड करके ये वाला और इससे जो वैल्यू आएगी टोटल अमाउंट ऐड करके ये वाला पेमेंट आएगा। तो मैं ये कर सकती हूँ कि 3695.65 इज इक्वल्स टू 15,000 प्लस ये वाली वैल्यू, ठीक है, 8227.02 और प्लस ये वाला अमाउंट, ये सारी इसके बराबर होंगी। मैं ये लिख सकती हूँ, हाँ मैम बिल्कुल लिख सकते हो, और मैं यही लिखूँगी, ठीक है। मैंने क्या किया, यही चीज़ यहाँ पे लिख दी। अब
जो ये हमारी वैल्यू है इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी, ऐड करके ये अमाउंट आएगा, ये मेरा यहाँ पे माइनस में जाएगा, ठीक है। 0.695.65 में से मैं माइनस करूँगी 232227.02 और इसको माइनस करके मेरा वैल्यू आएगी 7468.63 एंड इट इज़ इक्वल्स टू 10,000 इंटू 1.05 टू द पावर माइनस n। अब क्या करना है, अब ये वाली वैल्यू को मैं इसके डिवाइड में ले जाऊंगी, तो जब मैं 10,000 से डिवाइड करूंगी तो अभी ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये वाली सिचुएशन आपकी आ जाएगी। अब ध्यान से देखना, अब ये वाली वैल्यू आने के बाद ना आपके पास दो मेथड है। एक तो जो पुराना घिसा पिटा मेथड है कि आप लॉग लो, आप दोनों तरफ पहले लॉग लोगे इस तरीके से, फिर लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर एंटी लॉग कैलकुलेट करोगे और फिर आपका आंसर 6 ईयर आएगा। दूसरा तरीका यह है कि अपना कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाने के बाद, उठा लो गाइस, सुनने से कुछ नहीं होगा, उठाओ फटाफट कैलकुलेटर उठा के। आपको जो मैंने एक वैल्यू बताई थी कि किस तरीके से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 0.5 टू द पावर -5। इस वैल्यू को आप कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट करते थे, पहले 1 दबाओगे, फिर उसके बाद डिवाइड दबाओगे, ठीक है। 1 दबाओगे और उसके बाद डिवाइड दबाओगे, डिवाइड के बाद क्या लिखोगे 1.05 और फिर इक्वल्स टू दबाओगे। इक्वल्स टू दबाना शुरू करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। अब तुम देखो कि जब तुम छठी बार इक्वल्स टू दबा रहे हो तो तुम्हारे पास यही वाली वैल्यू आ रही है ना। बस आपको यही करना है। अभी तो आपको पता था कि 6 बार दबाना है, तब आपको नहीं पता होगा एग्जाम में, तो आपको जो भी ये फैक्टर होगा उसको लेना है, एक 1 लिख के डिवाइड दबाना है और फिर उसके बाद डिवाइड दबाने के आपको लिखना है 1.05। अगर यहाँ 6 लिखा होगा तो 1.06 और फिर इक्वल्स टू दबाना है उतनी बार जितने में वो इक्वल्स टू वाली वैल्यू ना आ जाए। जितनी बार में इक्वल्स टू वाली वैल्यू आएगी, लाइक अभी 6 बार दबाने पे आई है, तो आपका आंसर तो होगा वो होगा 6, ठीक है। आपके ईयर्स हो जाएंगे 6। ये एक ऐसा मेथड है जो आपका बहुत टाइम सेव कर लेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है और ऐसा नहीं है कि इस पर आपको नंबर कटेंगे या कुछ भी, आप लिख सकते हो बाय हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, आपका आंसर सही आ जाएगा। क्योंकि आप लॉग निकालोगे, ये करोगे, बहुत टाइम लगेगा गाइस, आपको लॉग निकालने में गलती होगी, आंसर ही गलत हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An agriculturalist have a hydroponic farm with a 1,000 acre. He produces spinach, cucumber and tomato. Whatever he raise is full sold in a market. He get 10 per kg for a spinach, 50 for a cucumber and 40 for tomato. ठीक है, 10 रुपये स्पैनिश बेच के, 50 रुपीज़ खीरा बेच के और टमाटर बेच के 40 रुपये मिलते हैं। जो एवरेज यील्ड होती है, मतलब जो एवरेज फसल उगती है, वो 5,000 केजी जो स्पैनिश की होती है पर एकड़, 700 केजी कुकम्बर की होती है पर एकड़ और 800 केजी टमाटो की होती है पर एकड़। इतना समझ आया। उसके बाद लिखा है टू प्रोड्यूस 200 केजी ऑफ स्पैनिश एंड कुकम्बर ईच एंड टू प्रोड्यूस 1 केजी ऑफ टमाटो, अ सम ऑफ 250 इज यूज्ड फॉर मैन्योर। मतलब ये दोनों प्रोड्यूस करने के लिए एंड टू प्रोड्यूस 10 केजी ऑफ टमाटो, आपका जो मैन्योर लगता है, मतलब खाद लगता है, वो 250 लगता है, ठीक है। 200 केजी स्पैनिश और कुकुम्बर उगाने के लिए और 100 केजी टमाटो उगाने के लिए खाद लगता है 250 रुपये। जो लेबर लगती है वो लगती है 100 मैन डे फॉर स्पैनिश के लिए 100 मैन डेज लगते हैं, 50 लगते हैं कुकुम्बर के लिए और टमाटो के लिए। टोटल आपके पास 2000 मैन डेज है एट अ रेट ऑफ 200 पर मैन डे आर अवेलेबल, ठीक है। अब आपको लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल की हेल्प से ये बताना है कि किस तरीके से एग्रीकल्चरिस्ट अपने जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सके, लेकिन सिर्फ आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बतानी है, सॉल्व नहीं करना। तो देखो हमने क्या किया, स्टेप 1 में हमने वेरिएबल्स को डिफाइन किया कि नंबर ऑफ एकर्स जो हम स्पैनिश के लिए यूज़ करेंगे वो x1 है, नंबर ऑफ कुकुम्बर के लिए जो यूज़ करेंगे वो x2 है और टमाटो के लिए x3 है। अब जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट क्या होगा कि टोटल हमारा जो रेवेन्यू आ रहा है उसमें से लेबर की कॉस्ट हम माइनस करेंगे और जो खाद लग रहा है, ठीक है, खाद लग रहा है उसकी कॉस्ट हम माइनस करेंगे। यही तो आएगा ना हमारा प्रॉफिट, इसी तरीके से तो प्रॉफिट आएगा। अब रेवेन्यू किस तरीके से कैलकुलेट होगा, अब हमें पहली फसल का कैलकुलेट करना है स्पैनिश का। रेवेन्यू कितना है कि 5000 की फसल होती है, ठीक है, और 10 रुपये हमें एक फसल बेचने पे लगते हैं 1 केजी पे, तो मतलब हमारा 50,000 रुपये रेवेन्यू हमारा स्पैनिश से आएगा। लेकिन हमें ये भी पता है कि 200 केजी उगाने के लिए 250 का मैन्योर लगता है,
तो हमें 5,000 उगाने के लिए कितना लगेगा, उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 5,000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 250, तो हमें पता चल गया कि मैन्योर की खाद की जो कॉस्ट आएगी वो इतनी आएगी। अब लेबर की कितनी लग रही है, तो हमें पता है कि हमारी जो लेबर की कॉस्ट लगनी है पर एकड़ वो कितनी है 100। ठीक है, कितने लेबर लगने हैं हमारे 100। ठीक है, और उसकी कॉस्ट कितनी है 200, तो इसका मतलब टोटल लेबर कॉस्ट 1 एकड़ का वो कितना आएगा, दैट इज 20,000। हमारे पास दोनों कॉस्ट आ गई, प्रॉफिट आ गया, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना समझ आया। अब हमें नेक्स्ट फसल पे चलना है। हमारी जो नेक्स्ट फसल है वो है कुकुम्बर, खीरे की। हमें पता है कि कितना रेवेन्यू होगा हमें पर एकड़, 700 केजी खीरा उगेगा, 1 केजी की कॉस्ट है 50, तो इसका मतलब 35,000 रुपये हमारा रेवेन्यू होगा। कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी, हर 200 केजी पे 250 रुपये हमें पे करने पड़ते हैं खाद के। तो 700 में इसे डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितनी बार 200 को रिपीट करना है, और 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी हमारी खाद की कॉस्ट आ गई। लेबर की क्या थी कि 1 एकड़ पे 50 दिन की लेबर चाहिए होती है, और 1 दिन की लेबर की कॉस्ट क्या है 200, तो मतलब 10,000 हमारी कॉस्ट आ गई। टोटल हमारा रेवेन्यू इस तरीके से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और सिमिलरली हम टमाटो का कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया कि 23750, ये क्या है, ये वो प्रॉफिट है जो हमें सबसे स्टार्टिंग वाली स्पेनिश वाली फसल से आ रहा है, इंटू x1 प्लस 24125 इंटू x2। ठीक है, ये हमारा वो है जो कुकुम्बर से आ रहा है, प्लस 20,000 रुपये इंटू x3, ये वो है जो टमाटो से आ रहा है। ये हमारा फंक्शन बन गया जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, अब कॉन्स्ट्रेंट क्या है, कॉन्स्ट्रेंट हमारे ये रखे हैं कि लेबर जो टोटल अवेलेबल है वो 1,000 ही है, तो मतलब x1 x2 x3, सॉरी जो लेबर है वो हमारी सिर्फ 2,000 अवेलेबल है। इसका मतलब 100 जो लेबर लगेगी वो तो x1 में लगेगी, 50 जो लगेगी वो x2 में लगेगी, और x3 में भी 50 लगेगी। बट ये टोटल लेबर सिर्फ हमारी कितनी अवेलेबल है 2,000। वहीं पे हमारा जो लैंड है वो 1,000 ही अवेलेबल है, मतलब x1 x2 और x3 तीनों एकड़ को मिला के, तीनों फसल की क्वांटिटी को मिला के सिर्फ हम कितना उगा सकते हैं, 1,000 तक के एकड़ की लैंड ही हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट तो रहते ही हैं। इसी तरीके से हमारी जो फाइनल LPP बनेगी वो इस तरीके से बन जाएगी। आपको सिर्फ LPP बनाकर आनी है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि नहीं अभी समझ आया, तो देखो एक बार कॉन्सेप्ट जाके पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम मैक्सिमाइज करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फंक्शन बनाते हैं। उसके अलावा हम कॉन्स्ट्रेंट बनाते हैं, नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट लिखते हैं, और उसमें 2 ही कॉन्स्ट्रेंट दे रखे हैं, जहाँ पे हमने एज्यूम कर रखा है कि हमारा जो x1 है दैट इज नंबर ऑफ एकड़ यूज फॉर स्पेनिश, x2 नंबर ऑफ एकड़ कुकुम्बर के लिए, और x3 टमाटो के लिए। तो तीनों को मिला के जो लेबर वो लैंड हमारा हो सकता है दैट इज 1000। तो हमने यहाँ पे पहला कॉन्स्ट्रेंट 1000 का बना दिया है, और दूसरा कॉन्स्ट्रेंट हमारा कि लेबर हमारे पास सिर्फ 2000 है, उसका बना दिया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द LPP। देखो यहाँ पे टेबल दी है और हमसे ना क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीचे। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कि LPP बनाओ और कंप्यूट करो प्रोडक्ट मिक्स। दूसरा शेडो प्राइस। फिर तीसरा पूछा है विच ऑपरेशन गेट प्रायोरिटी फॉर एक्सपेंशन एंड वाई। ऑपरेशन अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी में कौन सा है, कितने घंटे अनयूटिलाइज्ड है, और सॉल्यूशन डीजनरेट है या नहीं। देखो इस तरीके के क्वेश्चन रिपीटेटिवली क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं, और खासकर जो इस बार का रेगुलर पेपर था ना उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, कि एक थोड़े से टेबल दे देते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि एक दो बार इसे सॉल्व करके और फिर बाकी के आंसर बनाओ। अब मैं होप कर रही हूँ कि आपको LPP आती है, आपको पता है कि उसे सॉल्व कैसे करना है। तो ये जो टेबल है इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये तो आप खुद ही कर सकते हो। सबसे पहले आपको दे रखा है कि कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको निकालना है, पूरा LPP फॉर्मुलेशन करना है इस तरीके से, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको इस तरीके से सिंप्लेक्स टेबल बनानी है और कैलकुलेट करना है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझाऊंगी कि ये जो आपके लास्ट वाले क्वेश्चन हैं इनको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के नीचे के क्वेश्चन थे, क्योंकि यहाँ तक तो आपने हर बार ही करा है, LPP पूरा सॉल्व करा है, लास्ट टेबल आपने बनाई है, तो आपकी जो लास्ट टेबल आएगी वो कुछ ऐसी सी आएगी, ये आपकी लास्ट टेबल है। अब इसी लास्ट टेबल की हेल्प से हम बाकी के सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे। देखो पहला सॉल्यूशन क्या था हमारा, व्हाट आर शेडो प्राइस, सॉरी पहला था हमारा कि शेडो प्राइस क्या क्या है। ठीक है, यही तो था ना, हाँ क्वेश्चन था व्हाट आर शेडो प्राइसेस, शेडो प्राइसेस क्या है। तो देखो
इसका आंसर क्या होगा कि यहाँ पे जो शेडो प्राइस है वो हमारे कॉन्स्ट्रेंट शो करते हैं, जो कॉन्स्ट्रेंट होता है ना वो शेडो प्राइस। सिंप्लेक्स मेथड के अंदर शेडो प्राइस हमें कहाँ से मिलते हैं, जो आपकी ZJ वाली रो होती है ना, ZJ वाली रो के अंदर जो आपका S1, S2 और S3 ये जो स्लैक वेरिएबल होता है इनकी जो वैल्यू आ रही होती है वो हमें शेडो प्राइस बताती है। अगर S1 की वैल्यू, S2 की वैल्यू, S3 की वैल्यू, मतलब आपकी जो शेडो प्राइस है अगर वो 0 दिखा रहा है तो इसका मतलब कि उन रिसोर्सेज से आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल सकता। बट अगर वो पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि वो रिसोर्सेज स्केयर हैं और वैल्यूबल हैं। अब आप अगर अपनी लास्ट टेबल देखो तो उसके अंदर जो S1 का वेरिएबल होगा अंडर द ZJ टेबल दैट इज 2.5, इसका मतलब क्या है कि जो शेडो प्राइस है वो आपका है 2.50 पर आवर। S2 में आपका 0 दे रखा है तो मतलब शेडो प्राइस 0 है, और S3 में आपका 10 दे रखा है, मतलब 10 रुपये पर आवर आपको इस रिसोर्सेज से मिल रहा है। इंटरप्रिटेशन आपकी क्या होगी, इंटरप्रिटेशन ये होगी कि अगर आपको 1 घंटा और मिल जाता है S3 रिसोर्सेज का तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, मैं आपको फाइनल टेबल भी दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पे फाइनल टेबल में आप देख सकते हो कि ये ZJ रो है और S1, S2, S3 और इनके हमें ये वैल्यूज़ देखनी है। दीज आर द शेडो प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था शेडो प्राइस के बाद कि विच ऑपरेशन गेट प्रायोरिटी फॉर एक्सपेंशन। देखो हम शेडो प्राइस जिसका हाईएस्ट होता है ना उसे ही प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि 1 घंटे से हमें 10 रुपये का प्रॉफिट जहाँ हो रहा है हम उसे ही तो प्रायोरिटी देंगे ना। तो यहाँ पे हमारा कौन सी चीज़ प्रायोरिटी में रहेगी, दैट इज सेंटर थर्ड के ऑपरेशन प्रायोरिटी में रहेंगे, क्योंकि 1 घंटा अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारे पास 10 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विच ऑपरेशन हैज अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी। अब देखो अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये RHS जो है उसको देखना पड़ता है। यहाँ पे जो ये RHS आपका होता है साइड में जो आप निकालते हैं उसे देखना पड़ता है। अब RHS के अंदर जो भी आपका वेरिएबल स्लैक वेरिएबल रह जाता है, जैसे यहाँ पे S2 स्लैक वेरिएबल रह गया, मतलब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करे, सेकेंड रिसोर्सेज को। तो सेकेंड रिसोर्सेज आपका अंडर यूटिलाइज है, क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव नहीं है ना ही जीरो है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये अंडर यूटिलाइज है इस वैल्यू से। ठीक है, एक बार इसका आंसर भी पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। To find an unutilized capacity, check the slack variable value in a final simplex table. एंड S1 तो है नहीं तो ये फुली यूटिलाइज्ड है, S2 आपका अनयूटिलाइज्ड है और S3 आपका ये भी फुली यूटिलाइज्ड है। गाइज आई गेस यहाँ पे थोड़े से इशू हो गया है ये वैल्यूज़ में थोड़ा, तो आप जब खुद से कैलकुलेट करोगे ना, आपको LPP सॉल्व करना तो आता ही है, तो ये फाइनल टेबल देख लेना। बाकी जो मैं चीज़ समझा रही हूँ वो यही है कि आपको फाइनल टेबल में जो RHS है उसको देखना है। अगर कोई भी स्लैक वेरिएबल वहाँ पे होता है, वो स्लैक वेरिएबल जिस रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक अगर इट इज़ S1 तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ फर्स्ट रिसोर्सेज, तो वो हमारा अंडर यूटिलाइज होता है। यहाँ पे S2 दे रखा है, इसका मतलब सेकेंड रिसोर्सेज हमारा अंडर यूटिलाइज है। वैल्यू अलग हो सकती है, वैल्यू थोड़ी गलत हो सकती है, बाकी आंसर यही रहेगा। ठीक है, now moving to the next question, that is the solution degenerate, give reason। सॉल्यूशन क्या डीजेनरेट है, हमें रीजन देना है। देखो डीजेनरेसी क्या होती है, सॉल्यूशन डीजेनरेट तब होता है जब कोई भी बेसिक वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू 0 आए फाइनल सिंप्लेक्स टेबल में या फिर नेगेटिव हो, लेकिन हमारी जो बेसिक वैल्यू आ रही है दैट इज 60, 40 और 60 आ रही है। ठीक है, सिंप्लेक्स टेबल में यहाँ पे ये थोड़ी गलती हो गई है, इट विल बी 60, 60 एंड 40, ये यहाँ पे 60, 60 और 40 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, इसे चेक कर लेना एक बार, जब करोगे ना तो देख लेना, इट विल बी 60, 60, 40। ठीक है, मैं जब आपको PDF दूंगी तो मैं आपको ये सही करके दे दूंगी। यहाँ पे आपका 60, 40 एंड 60 आपका जो बेसिक वेरिएबल है और वैल्यूज़ है वो सारी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन डीजेनरेट नहीं है। डीजेनरेट क्या होता है कि अगर कोई भी वैल्यू आपकी वहाँ 0 या नेगेटिव आ रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को हाइप भी करो। और ये जो PDF इस वीडियो में मैंने आपको जिस PDF से पढ़ाया है, ये PDF आपको मिल जाएगी आराम से एट द ₹29। आप गूगल फॉर्म का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। और ये जो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इसको मैं ठीक करके ही आपको PDF दूंगी। सो थैंक यू। अगर कोई भी डाउट है, कुछ और है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।